हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए बहुत इजी चैप्टर है। स्कोरिंग भी है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है वो थ्योरी से भरा पड़ा है। डेरिवेशंस बहुत कम है इसमें, और जो डेरिवेशंस है भी वो काफ़ी इजी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ ना दो तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी मटेरियल जो नेचर में अवेलेबल होता है वो मैग्नेटिक कब बनता है और नॉन मैग्नेटिक कब बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये पेंसिल है, अगर ये पेंसिल किसी रबर से बनी है या फिर मान लीजिए प्लास्टिक से बनी है, तो हम जानते हैं ये मैग्नेटिक नहीं होती है, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती है, मैग्नेट से अफेक्टेड नहीं रहती है। इसी जगह अगर मैं कोई लोहे की चीज़ मतलब आयरन की कोई चीज़ लेकर आऊँ, तो वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो मैग्नेट से ज़रूर अफेक्ट होती है, और मैग्नेट से अटैच होने के बाद उस पर्टिकुलर लोहे की चीज़ में खुद भी अपना एक मैग्नेटिज्म फॉर्म हो जाता है। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि भैया कोई मटेरियल है वो मैग्नेटिक है या नहीं है ना? यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो इस चैप्टर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे बार मैग्नेट से जुड़ी कुछ चीज़ें, ठीक है। अब उसमें हमें क्या पढ़ना है बार मैग्नेट से जुड़ी चीज़ों में? अगर किसी बार मैग्नेट को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, जो ऑलरेडी 10th चैप्टर में भी हमने देखा है। दूसरी चीज़, जब उस बार मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा तो वो क्या करता है, ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है। तो ऑसिलेशंस जब वो परफॉर्म करेगा तो उसका जो टाइम पीरियड है या फिर जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो हमें पता करनी है। और थर्ड में हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट दैट इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट। मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। अभी तक हमने देखा है कोई भी अगर मेरे पास बार मैग्नेट होता है तो उस बार मैग्नेट के अंदर एक डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला था वो क्या निकल कर आया था, एन आई ए। एन इज नंबर ऑफ टर्न, आई इज करंट, ए इज द एरिया। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमने लेकर आए थे इससे थोड़ा सा हटकर दूसरा एक फॉर्मूला आएगा जो होगा मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट के लिए। अब ये क्या होता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट, आगे हम समझने वाले हैं इस लेक्चर में। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट जिसमें बार मैग्नेट से रिलेटेड दो तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट पे हम एक्चुअली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है मटेरियल की, जिसके कारण मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है, उन्हें समझने वाले हैं। जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय डायमैग्नेटिज्म। देन वी विल अंडरस्टैंड पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। देन वी विल अंडरस्टैंड फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म को पढ़ने के बाद में हम हिस्टेरेसिस की भी बारे में बात करेंगे। हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस के साथ साथ हम मैग्नेटिक शील्डिंग को भी समझेंगे, मैग्नेटिक शील्डिंग, ठीक है। और भी छोटे मोटे टॉपिक्स है वो सारे इस चैप्टर में कवर हो जाएंगे। एज आई टोल्ड यू बिफोर इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर, इट विल नॉट टेक मोर देन 5 लेक्चर्स टू फिनिश दिस चैप्टर, ओके। सो 4 से 5 लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं बार मैग्नेट से जुड़े कुछ प्रॉपर्टीज़ की ओर, या फिर बार मैग्नेट से जुड़े कुछ डेरिवेशंस की तरफ, ठीक है। तो अब सबसे पहला डेरिवेशन हम क्या पढ़ेंगे, वी हैव टू ऑब्टेन an expression for magnetic potential energy of a magnetic dipole that we have already seen in chapter 10. Still we will be repeating it here, okay, for the sake of understanding. तो क्या है, मान लीजिए मैंने एक ऐसा बार मैग्नेट ले लिया है जो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, हमने देखा है कि अगर आपके पास कोई सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। साथ में अगर मेरे पास दो मैग्नेटिक पोल्स है, नॉर्थ एंड साउथ, और उन पोल को मैं काफ़ी नज़दीक लेकर आता हूँ तो इन पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो वैसे ही इस दो पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसके अंदर हमने किसको रख लिया है, एक बार मैग्नेट को रख लिया है जिसका डायपोल मोमेंट है एम बार, ठीक है। द एंगल मेड बाय डायपोल मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड इज अवर थीटा। अब ऐसे केस में जब ये बार मैग्नेट इस पर्टिकुलर
मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो अपने अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। दैट पोटेंशियल एनर्जी का ही एक्सप्रेशन हमें पूछा है, जो कहलाता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक सी थ्योरी लिखते हैं। देखिए, थ्योरी बहुत नहीं लिखनी होती है, लेकिन सम अमाउंट ऑफ थ्योरी इज नेसेसरी, ताकि उसी थ्योरी को बेस बनाकर आप अपना डेरिवेशन कंप्लीट कर सको। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आई एम राइटिंग माई बेसिक डेरिवेशन, तो मैं क्या लिखूंगा? कंसिडर अ बार मैग्नेट विथ डायपोल मोमेंट, या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m bar is placed in an in a uniform magnetic field as shown इन द फिगर। ठीक है, हमारे फिगर में हमने दिखाई है। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर मैग्नेट है वो हवा में तो लटक के नहीं रह सकता है ना, तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को एक स्ट्रिंग के सहारे सस्पेंड कर लेते हैं। स्ट्रिंग का जो वन एंड है वो हम सीलिंग से अटैच कर लेंगे और दूसरे एंड से इस मैग्नेट को टाई करके रखा है। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे लिख लो, हम क्या कहेंगे, द मैग्नेट इज सस्पेंडेड विथ अ स्ट्रिंग एज शोन। ठीक है, एज शोन इन फिगर। चलो यहां तक ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है, जब इस मैग्नेट को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो हम जानते हैं मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक निगेटिव स्ट्रेंथ वाला और एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ वाला। तो ये जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ वाला पोल होता है, इसे मैग्नेटिक फील्ड के कारण रिपल्शन एक्सपीरियंस होता है, और जो निगेटिव पोल स्ट्रेंथ है उस पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स आता है। पॉजिटिव जो स्ट्रेंथ है उसे ही हम नॉर्थ पोल कह सकते हैं बार मैग्नेट का, और जो निगेटिव स्ट्रेंथ है वो हो गया आपका साउथ पोल। तो अब जानते ही हम लोग, साउथ पोल को इस लार्जर मैग्नेट का नॉर्थ पोल अपनी ओर खींचेगा, और साउथ पोल जो है लार्जर मैग्नेट का, उसे वो नॉर्थ पोल को अपनी ओर खींचेगा। तो इसके कारण क्या होगा, इस पर्टिकुलर मैग्नेट पर दो फोर्सेस आ जाएंगे, और इन दो फोर्सेस से मिलकर बनता है टॉर्क। तो this bar magnet will experience the torque because of the application of magnetic force, and that torque will be responsible for the rotation of this bar magnet. That torque will be responsible for the rotation of bar magnet. अब ये कैसे होता है, देखिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। यहां पर मैंने एक रफ डायग्राम निकाल ली है। मान लीजिए दिस वाज माय इनिशियल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट। मैंने इनिशियली बार मैग्नेट को इस तरीके से रख दिया था, जहां पर ये जो डायपोल मोमेंट है उसने कितना एंगल बनाया था मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसने एंगल बनाया था θ1, जिसे आप देख पा रहे हो। नाउ बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, टॉर्क टाउ इज अप्लाइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट टॉर्क दिस पर्टिकुलर मैग्नेट rotates this particular magnet rotates, and the new angle between magnetic moment and the magnetic field is given by θ2। तो हम ये कह सकते हैं, पहले θ1 पे मैग्नेट था, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगा है, एंड ड्यू टू दैट टॉर्क दिस पर्टिकुलर मैग्नेट रोटेटेड विथ सर्टन एंगल, एंड न्यू एंगल इज θ2। तो हम ये कह सकते हैं θ1 से लेकर θ2 तक मैग्नेटिक फील्ड के कारण, टॉर्क लगने के कारण, ये जो पर्टिकुलर मैग्नेट है वो रोटेट हुआ है। अब अगर ये रोटेट हुआ होगा तो वर्क डन डेफिनेटली हुआ है, और वर्क डन को हम कैसे बताते हैं, देखिए लीनियर अगर वर्क डन है तो वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है वो कैसे हुआ है, एंगुलर वर्क डन। तो एंगुलर वर्क डन में फोर्स की जगह कौन ले लेगा, टॉर्क। वी नो टॉर्क इज एनालॉगस टू फोर्स, एंड सिमिलरली जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी जगह ले लेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क टाउ, मैग्नेट इज रोटेटेड, एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ मैग्नेट वर्क इज डन फ्रॉम एंगल θ1 अप टू एंगल θ2। ठीक है, ड्यूरिंग दिस वर्क डन, अब ये जब वर्क डन होता है तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है ना, जिससे हमने इस मैग्नेट को क्या किया था,
होल्ड करके रखा था, टाई करके रखा था। जब हमारा मैग्नेट रोटेट होगा फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2, तो बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में क्या देखने को मिलेगा, एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, स्ट्रिंग में अगर ये ट्विस्ट आ रहा है तो आ किसके कारण रहा है, बिकॉज ऑफ द वर्क डन ड्यू टू द टॉप अप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क के अप्लीकेशन के कारण जो वर्क डन हो रहा है, एंगुलर वर्क डन, वही वर्क डन के कारण स्ट्रिंग में क्या आ रहा है, ट्विस्ट आ रहा है। तो ये जो वर्क डन है यही कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बार मैग्नेट, क्योंकि उतने ही वर्क डन के कारण इस स्ट्रिंग पर जो ट्विस्ट आएगा, दैट ट्विस्ट बेसिकली रिजेंबल्स, या फिर वो हम कह सकते हैं दैट ट्विस्ट बेसिकली सेज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, एंगुलर जो भी वर्क डन हुआ है वो, और उस पर्टिकुलर पोजीशन पर बार मैग्नेट जब रुकेगा तो वहां पर वो कितना पोटेंशियल एनर्जी होल्ड करके रखता है अपने अंदर, यही होता है आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए मैं फिर से समझाता हूं। जब ये बार मैग्नेट रोटेट होगा तो रोटेट होने के कारण स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी। अगर देखिए आपको स्ट्रिंग को ट्विस्ट करना है तो बार मैग्नेट को रोटेट करना पड़ा, और रोटेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, वर्क डन। यही वर्क डन उस बार मैग्नेट का क्या बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक्चुअल डेरिवेशन को। तो हमने लिख लिया है, कंसिडर अ बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m बार एंड इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेट इज सस्पेंडेड विद द स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। अब हम जानते हैं what is the amount of torque that will be experienced by this bar magnet. तो this amount of torque that will be experienced by the bar magnet is equal to the torque experienced by a current carrying loop placed in a magnetic field. तो यहां पर एक चीज याद रखना, ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क tau will be applied, and this torque tau is equivalent, this is equivalent to the torque applied on a current carrying loop, torque applied on a current carrying loop placed in the magnetic field, placed in the magnetic field। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। अब हम जानते हैं टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इसे मैं लिखता हूं टाउ, और टाउ का जो एक्सप्रेशन होगा विच वॉज फॉर द करंट कैरिंग लूप, हम जानते हैं इट वॉज NIAB साइन थीटा। कितना होता है वो, NIAB साइन थीटा, जिसमें ये जो NIA है उसकी जगह हम क्या लिखते थे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M इंटू B इंटू साइन थीटा। ठीक है, सो टाउ की वैल्यू कितनी हो गई, MB साइन थीटा। चलेगा, याद रहेगा आपको। अब चूंकि इस टॉर्क के कारण डायपोल जो है आपका, या फिर जो आपका बार मैग्नेट है, जो आपका मैग्नेटिक डायपोल है, वो क्या हुआ है, रोटेट हुआ है। देखिए यहां पर क्या हुआ है, ये जो पर्टिकुलर बार मैग्नेट है वो रोटेट हुआ है, और रोटेट होने के कारण इस पर वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन कितना होता है, हमेशा वर्क डन होता है टाउ इंटू थीटा। एंगुलर जो भी वर्क डन है वो होता है टाउ इंटू थीटा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, ड्यू टू this torque, due to this torque tau, work is done, and that work done can be written as tau into theta। ठीक है, अगर आपको ये पता करना है कि एग्जैक्टली टाउ इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप कैसे पता कर सकते हो, यहां पर हमने जो स्ट्रिंग यूज की है ना ये, ठीक है, होता क्या है, जैसे ही बार मैग्नेट रोटेट होगा ना ऊपर से, यहां से मान लीजिए वो ऐसे रोटेट होता है, तो स्ट्रिंग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करता है। स्ट्रिंग क्या करता है, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करता है, और ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है, दिस एक्सटर्नल टॉर्क एग्जैक्टली इक्वल होता है जितना टॉर्क किसने लगाया था, मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया था।
अगर हम इस स्ट्रिंग को पहले जैसी पोजीशन में लेकर आए तो ये पोजीशन उसको पहले की पोजीशन में लाना कब पॉसिबल है, जब हम ये पर्टिकुलर बार मैग्नेट को उसी पोजीशन पर वापस लेके जाएंगे। और ये काम कौन करता है, ये काम कर रहा है आपका स्ट्रिंग। तो याद रखना ये जो वर्क डन स्ट्रिंग करेगा ना रिवर्स डायरेक्शन में, ये इक्विवेलेंट होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस पर्टिकुलर बार मैग्नेट। सो बार मैग्नेट पर हुआ वाला वर्क डन और स्ट्रिंग उस बार मैग्नेट को इनिशियल पोजीशन पर लेकर जाने के लिए जो वर्क डन करेगा, दोनों क्या है, सेम है। तो देखिए हम यहां पर लिख रहे हैं टू न्यूट्रलाइज द टॉर्क tau and bring the magnet or the bar magnet to its initial position. Work is done by string providing external torque, external torque। एक्सटर्नल को हम रिस्टोरिंग टॉर्क भी कह सकते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क in opposite direction for same angular displacement theta, and this work done by external torque जिसको मैं टाउ एक्सटर्नल भी लिख सकता हूं, is equal to the work done by magnetic field. Okay, and this work done is equal to the potential या फिर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। चलिए वर्क डन फाइंड करते हैं। सो द वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम इमेजिन कर लेते हैं, ये जो बार मैग्नेट की हम पोजीशन शिफ्ट करेंगे, तो सबसे पहले इमेजिन कर लेते हैं कि हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे? सो वर्क डन बाय टाउ एक्सटर्नल फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, वर्क डन इज गिवन बाय स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, एंड हम यहाँ पर लिख सकते हैं टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अगर हम छोटा सा वर्क डन करेंगे फॉर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, तो वर्क डन को क्या लिखना पड़ेगा, dw इज इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा। अब हम जानते हैं, क्या हमें पता है कि ये जो टाउ एक्सटर्नल है इसका जो मैग्नीट्यूड है एग्जैक्टली इक्वल है टॉर्क अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। देन इस बात का अगर हम यूज करेंगे तो आई कैन राइट dw इज इक्वल टू mb साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्या लिखा है मैंने, mb साइन थीटा इंटू डी थीटा। और ये जो वर्क डन है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड ने कहां से कहां तक वर्क डन किया था, फ्रॉम θ1 टू θ2। याद है आपको, फ्रॉम θ1 से θ2, तो उतना ही वर्क डन एक्सटर्नल टॉर्क के कारण हो रहा है, तो वो भी कितना होगा, फ्रॉम θ1 टू θ2। तो चलो इसको लिख लेते हैं। सो टू फाइंड टोटल वर्क डन फ्रॉम θ1 टू θ2, हम क्या करेंगे, लेट्स इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन। कहां से, फ्रॉम
एंगल थीटा वन टू थीटा टू। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? दिस एक्सप्रेशन वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, कहाँ से कहाँ तक? थीटा वन से थीटा टू, वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, थीटा वन से थीटा टू जितना वर्क डन हुआ है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। जब ये जो डी डब्ल्यू है इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, मतलब फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, तो हमें मिलेगा फाइनल वर्क डन डब्ल्यू। ठीक है, दिस वुड बी इक्वल टू, चलिए अब यहाँ पर जो चीज़ें कॉमन है, कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल लेते हैं। सो क्या कांस्टेंट है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। बचता क्या है हमारे पास? थीटा वन से लेकर थीटा टू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो मैं लिख रहा हूं वर्क डन इज इक्वल टू एम बी माइनस कॉस ऑफ थीटा, और लिमिट्स रहेंगे फ्रॉम थीटा वन से लेकर थीटा टू। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी। देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। माइनस कॉस ऑफ थीटा टू माइनस कॉस ऑफ थीटा वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको रीअरेंज करके कैसे लिखा जा सकता है? एम बी दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस ऑफ थीटा टू प्लस cos of theta 1, and again the same can be rearranged in the simplest form is mb is equal to cos of theta 1 minus cos of theta 2, and this is the expression for work done. This this expression for work done is nothing but expression for पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यही वर्क डन तो उस पर्टिकुलर बार मैग्नेट का क्या था? पोटेंशियल एनर्जी था। सो आई एम राइटिंग U इज इक्वल टू एम बी कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू। ठीक है, तो ये है हमारा मेन एक्सप्रेशन, कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू। अब मान के चलिए मुझे एक रेफरेंस पोजीशन कंसिडर करना है। रेफरेंस पोजीशन मतलब हमारा जो ये जो बार मैग्नेट होगा इस तरीके से, तो बार मैग्नेट को इनिशियली मैं रख रहा हूँ परपेंडिकुलर, इसका डायपोल मोमेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये है हमारी रेफरेंस पोजीशन। तो मैं आगे लिख रहा हूँ इफ लेट थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, एंड फिर इस परपेंडिकुलर पोजीशन से, ये जो हमारा बार मैग्नेट का परपेंडिकुलर पोजीशन है, यहां से बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेट विल रोटेट विथ सर्टन एंगल, और जो नई पोजीशन होगी मैग्नेट की, वहां से मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल होगा थीटा टू, उसको मैं थीटा लिख रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया क्या? पहले केस में बार मैग्नेट कैसा है? परपेंडिकुलर है। अब हमने परपेंडिकुलर छोड़ दिया, परपेंडिकुलर छोड़ने के बाद थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? उस पर लग रहा है एक टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क ये जो बार मैग्नेट है ये सर्टेन डिग्री से रोटेट हो जाएगा। ये जब रोटेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो एंगल बनाता है थीटा टू, उस थीटा टू को ही अब मैं क्या लिख रहा हूँ? थीटा लिख रहा हूँ। ऐसे क्यों? क्योंकि जब बार मैग्नेट रोटेट होगा तो स्ट्रिंग में ट्विस्ट आएगा, और ट्विस्ट के कारण स्ट्रिंग क्या करेगा? उसको फर्दर रोटेट नहीं होने देगा। तो जिस भी पोजीशन पर ये पर्टिकुलर बार मैग्नेट आकर रुक जाएगा, उस पोजीशन पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो भी एंगल किया होगा नया थीटा टू, उसे मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ थीटा। सो चलिए लिखते हैं, एंड इफ इनिशियल एंगल थीटा वन इज 90 डिग्री एंड लेट थीटा टू इज नथिंग बट थीटा, देन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? U इज इक्वल टू एम बी, लिख लो, कॉस ऑफ थीटा वन दैट इज 90 डिग्री माइनस कॉस ऑफ थीटा। सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स U इज इक्वल टू एम बी माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लिखिए माइनस ऑफ एम बी कॉस ऑफ थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। जब मेरा इनिशियल पोजीशन क्या था? इनिशियल पोजीशन वाज परपेंडिकुलर, ओके, मैग्नेटिक डायपोल वाज परपेंडिकुलर। चलो अब हम 3 केसेस इमेजिन कर लेंगे। सबसे पहली केस कि मैंने शुरुआत में डायपोल रखा है परपेंडिकुलर, बट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क दैट पर्टिकुलर जो डायपोल है वो पैरेलल हो गया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये कैसे पॉसिबल है? ये देखिए इस तरीके से पॉसिबल है। मैंने क्या बोला है? सबसे पहले मैंने डायपोल कैसे रखा था?
परपेंडिकुलर रखा था। एंड बिकॉज ऑफ द अप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क के कारण अब जो मेरा मैग्नेट है वो कैसे अरेंज हो चुका है, पैरेलल अरेंज हो चुका है। मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है उनके बीच का एंगल कितना हो गया है, 0 हो गया है। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं, लेट मैग्नेटिक मोमेंट is parallel to magnetic field। तो हम जानते हैं थीटा वुड बिकम 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी इस मैग्नेट के अंदर, यहाँ पर ये देखिए इस मैग्नेट के अंदर उस स्टेट में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल बी गिवन बाय U इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी कॉस ऑफ 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, हम जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। सो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ एम बी। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल और द मैग्नेटिक डायपोल, या फिर कह लीजिए बार मैग्नेट, व्हेन बार मैग्नेट इज पोजिशन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए सेकंड केस हम इमेजिन कर लेते हैं। अब सेकंड केस में हम क्या कह रहे हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कब होगा, अगर मान लीजिए ये मेरा है मैग्नेट, ठीक है, यहाँ पर इनिशियली मैग्नेट जो था वो परपेंडिकुलर रखा था मैंने, लेकिन अब उस पर टॉर्क आ गया है और टॉर्क के कारण क्या हो गया है, आपका जो मैग्नेट है उसका जो डायपोल मोमेंट है वो एंटी पैरेलल है, किसके साथ में, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 180 डिग्री। ठीक है, सो एंटी पैरेलल पोजीशन में अगर आपका बार मैग्नेट होता है तो उस केस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इजी है। वी नो दैट वर्क डन और द पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट एम बी, ठीक है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 180 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एम बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। सो दिस इज -1। सो अल्टीमेटली आपको मिला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम बी। पोटेंशियल एनर्जी इज एम बी कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर देखिए, अगर डायपोल पैरेलल अरेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी -mb विच इज द लोवेस्ट वन। और अगर डायपोल एंटी पैरेलल पोजीशन में है, मतलब डायपोल रोटेट होके ऐसे पोजीशन में आया है जहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है, 180 डिग्री, उस केस में वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, इक्वल टू एम बी। और अगर मान लीजिए इन थर्ड केस अगर थीटा में 90 डिग्री रखता हूँ, मतलब इनिशियली रखा था 90 डिग्री पे और बाद में भी वो कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर ही है, ऐसे केस में यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से मैं यहाँ पर डायग्राम करके बताता हूँ आपको। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उस मैग्नेटिक मोमेंट ने कितना एंगल बनाया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 90 डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक है, अगर ऐसी केस है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ 90। अब जानते हैं हम कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो देखिए डायपोल पैरेलल है, पोटेंशियल एनर्जी इज -mb विच इज लोवेस्ट। अगर डायपोल परपेंडिकुलर है तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 0। एंड व्हेन डायपोल इज एंटी पैरेलल, अगर वो एंटी पैरेलल है तो पोटेंशियल एनर्जी इज mb, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। सो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी कब मिलती है, जब वो एंटी पैरेलल होता है, और लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी कब मिलती है, जब वो पैरेलल मोड में होता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड amount of potential energy that is being held by that particular magnet when it is placed in a magnetic field। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको बोलूँ एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कीजिए इन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड योर एंगुलर पोजीशन, तो एंगुलर पोजीशन है थीटा, पोटेंशियल एनर्जी है यू को मैं वाई एक्सिस पर प्लॉट कर रहा हूँ और थीटा को एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर रहा हूँ। तो हम जानते हैं वे थीटा इज 0 डिग्री,
यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 180 डिग्री, और आगे होगा 270 एंड 360 डिग्री। तो जब थीटा जीरो होता है तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी थी इट इज़ -mb। जब थीटा हुआ 90 डिग्री तब पोटेंशियल एनर्जी थी ज़ीरो। तो ये जो ग्राफ है ये थोड़ा साइनोसॉइडल कर्व होता है, ठीक है, इतना याद रखिए। एंड व्हेन थीटा इज़ 180 डिग्री देन इन दैट केस आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इट वाज मैक्सिमम, दैट इज mb। सो दिस इज अ स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या दिया है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड टी, frequency of oscillation performed by the bar magnet that is magnetic dipole when placed in uniform magnetic field। अगर किसी मैग्नेटिक डायपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो वो क्या करता है? ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है। और उस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो अब हमें पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इमेजिन या फिर कंसिडर अ मैग्नेटिक डायपोल या फिर अ बार मैग्नेट विच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनती है? दो मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं उनके बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इनिशियली सपोज दिस पर्टिकुलर बार मैग्नेट इन विच दिस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज मेकिंग एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होता है, वी हैव सीन अर्लियर कि इस पर लगता है टॉर्क। इस पर क्या लगता है? टॉर्क लगता है। और टॉर्क के कारण जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट पर टॉर्क लगेगा, ये जो मैग्नेट है दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग। ये कुछ एंगल थीटा से रोटेट होगा। जब ये थीटा से रोटेट होगा तो उसका नेट इफेक्ट क्या आएगा? हमारी जो स्ट्रिंग है जिसके सहारे से, जिसके हेल्प से हमने इस मैग्नेट को सस्पेंड करके रखा है, दिस स्ट्रिंग विल गो थ्रू अ ट्विस्ट। इसमें क्या आ जाएगा? एक ट्विस्ट आएगा। और जैसे ही स्ट्रिंग में ट्विस्ट आएगा ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग क्या करना चाहेगी? इस ट्विस्ट को ख़त्म करने के लिए अपने इनिशियल पोजीशन पर जाना चाहेगी, जिसके कारण वो इस बार मैग्नेट को, जो कि सर्टन एंगल से रोटेट हुआ है, फिर से इसे इनिशियल पोजीशन पर लेकर आएगी। अब जब ये इनिशियल पोजीशन पर लेकर आएगी, फिर से यहाँ पर कौन लग रहा है? टॉर्क लग रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फिर इस बार मैग्नेट को रोटेट किया जाएगा, मान लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फिर से स्ट्रिंग उसको किस डायरेक्शन में लेकर आएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ये जो चक्कर है ये चलते रहेगा, और हमारा ये जो बार मैग्नेट है वो इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा। यहाँ पर याद रखिएगा, ऑसिलेशंस में हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि जैसे मैंने स्प्रिंग ब्लॉक मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर बताया था कि स्प्रिंग ब्लॉक मैकेनिज्म में अगर ये कोई एक मास है जो ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, तो कब करेगा? इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करने के लिए मुझे सर्टन फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा ब्लॉक आगे जाएगा, और ब्लॉक आगे जाने के कारण ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगी। हमने जो भी वर्क डन किया होगा इस ब्लॉक पर विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस वर्क डन स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है स्प्रिंग विल बी स्ट्रेच्ड, और जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो हमारा वर्क डन है, वही इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस पर्टिकुलर स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी। अब होता क्या है, जैसे ही ब्लॉक एक एक्सट्रीम पोजीशन तक चले जाएगा और मैं उस ब्लॉक को छोड़ दूं तो ब्लॉक क्या हो जाता है? वापस आता है। क्यों वापस आता है? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग स्ट्रेच हुई थी, ये स्ट्रेच हुई वाली स्ट्रिंग अब उस ब्लॉक पर रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिस्टोरिंग फोर्स ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एंड ड्यू टू इनर्शिया अगेन इट विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन फर्दर। और इस तरीके से यहाँ पर क्या होते रहता था? ऑसिलेशंस परफॉर्म होते रहता था। उसी की तरह यहाँ पर देखिए, जब बार मैग्नेट को क्लॉकवाइज रोटेट किया जाएगा, स्ट्रिंग उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो स्ट्रिंग उस पर क्या लगा रही है? रिस्टोरिंग टॉर्क लगा रही है। लीनियर एसएचएम के केस में रिस्टोरिंग फोर्स लगता था, एंगुलर एसएचएम के केस में क्या लगेगा? रिस्टोरिंग टॉर्क। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होगा इस बार मैग्नेट के ऑसिलेशन के लिए। और जब ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा तो उसका हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बहुत ही इजी डेरिवेशन है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर अपनी एक बेसिक सी थ्योरी लिखूंगा। मैं कहूंगा कंसीडर कंसीडर अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन
a uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, चलेगा। अब आगे क्या लिखना है, लेट द मैग्नेट इज सस्पेंडेड using using a string as shown in figure। ठीक है, चलो। सो ड्यू टू, अब होगा क्या, टॉर्क अप्लाई होगा, जैसे मैंने कहा था ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगी, टॉर्क अप्लाई करेगी, एंड ड्यू टू टॉर्क देयर विल बी द रोटेशन टेकन प्लेस अलोंग दिस बार मैग्नेट। सो ड्यू टू magnetic field, due to magnetic field, torque tau will be applied on magnetic dipole or bar magnet, on magnetic dipole। ठीक है, तो ये टॉर्क कितना होता है, वी नो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, इतना वो टॉर्क होता है। अब जब ये टॉर्क लगा है तो एक्चुअल में क्या हुआ है, जब ये टॉर्क लगा है तो स्ट्रिंग उस पर रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क लगा रही है, स्ट्रिंग क्या कर रही है, रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क लगा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अप्लाइड टॉर्क को एक्सटर्नल रिस्टोरिंग टॉर्क के साथ न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। तो आई विल बी राइटिंग हियर टू न्यूट्रलाइज this torque due to magnetic field, this torque due to magnetic field, external restoring torque, external restoring torque, that is tau external, is applied by string। ठीक है, बट ये जो टॉर्क लगेगा ये कैसे लगेगा, इन अपोजिट डायरेक्शन लगेगा बाय स्ट्रिंग, बट इन अपोजिट, या फिर कह लीजिए रिवर्स डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो हम लिख सकते हैं टाउ एक्सटर्नल, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, बट ओनली द थिंग इज डायरेक्शन वुड बी रिवर्स, दैट इज हम लिखेंगे टाउ एक्सटर्नल का जो डायरेक्शन है इट इज अपोजिट टू द टॉर्क अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो आई कैन सिंपली राइट टाउ एक्सटर्नल इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एम बी साइन थीटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमें और एक चीज पता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था रोटेशनल डायनेमिक्स में, कि आपका जो टॉर्क होता है, दिस टॉर्क इज एग्जैक्टली इक्वल टू आई अल्फा। क्या होता है, टॉर्क इज एग्जैक्टली इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर ऐसा है तो क्या मैं इस अबव इक्वेशन में लिख सकता हूं, आई इंटू अल्फा इज नथिंग बट माइनस ऑफ एम बी साइन थीटा। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं अल्फा ही क्या होता है, डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेयर वेयर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क लगने के बाद जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज योर थीटा। सो आई कैन राइट आई इंटू डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी साइन थीटा। ठीक है, चलो अब हम क्या कर लेते हैं,
ये जो आई लेफ्ट साइड में है उसे राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। हमें मिलेगा डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी डिवाइडेड बाय आई, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को जो राइट हैंड साइड में है उसे लेफ्ट में लेकर जाते हैं। तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस एम बी अपॉन आई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब एक काम कीजिए, ये जो हमारा एक्सप्रेशन मिला है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आप थोड़ा सा केयरफुली नोटिस कीजिए। आपको एक चीज पता चलेगी, अगर हम इस एक्सप्रेशन को ऑसिलेशन वाले, एंगुलर ऑसिलेशन वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा। सो कंपेयरिंग above equation with the differential equation of angular SHM, with the differential equation of angular SHM। अब एंगुलर SHM का इक्वेशन क्या था, हमें याद है, दैट इज डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो देखिए डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर यहाँ पर भी है ना। बचता क्या है, ओमेगा स्क्वेयर, तो ओमेगा स्क्वेयर किसकी जगह ले लेगा, एम बी अपॉन आई की, और थीटा तो रिसेंबल कर ही रहा है साइन थीटा के साथ, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस ओमेगा स्क्वेयर इज नथिंग बट एम बी अपॉन आई। चलिए लिख लेते हैं, देन ओमेगा स्क्वेयर कैन बी रिटर्न एज एम बी अपॉन आई। तो ओमेगा स्क्वेयर की जगह ओमेगा क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई। ठीक है, बट ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाई टी, देयरफॉर दिस वुड बी इक्वल टू एम बी अपॉन आई। ठीक है, चलो इसी को आगे लिखते हैं। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, टी विच इज टाइम पीरियड दैट कैन बी रिटर्न एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी, एंड this is the expression for time period of oscillation. This is the expression for time period of oscillation by the magnetic dipole or your bar magnet. अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, तो हम जानते हैं भैया फ्रीक्वेंसी होती है n विच इज नथिंग बट 1 बाय टी। सो आपका फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई। याद रखना यहाँ पर I जो है इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पर्टिकुलर बार मैग्नेट, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए जो है वो एक्सप्रेशंस ऑब्टेन कर लिए हैं। अब हम आगे मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। Now let us discuss the last topic of today's lecture, which is orbital magnetic moment। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक कोई इलेक्ट्रॉन है अपने एटम के इर्द गिर्द वो घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उस केस में उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन हमें पूछा है। दूसरे क्वेश्चन में हमें बोला है शो दैट orbital magnetic moment of an electron revolving around the nucleus of an atom is directly proportional to the angular momentum। मतलब मैग्नेटिक जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है किसी इलेक्ट्रॉन के स्पिन का, वो हमें बताना है कि दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर मोमेंटम। अब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, इसे समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को ही मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से एक बार मैग्नेट है जिसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो मैं ले रहा हूँ साउथ पोल टू नॉर्थ पोल यूजुअली। सो ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूज़ क्या है, एक्चुअली अगर मैं थ्योरेटिकली देखूँ तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज नथिंग बट यूर पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, और इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट एम्पियर
मीटर स्क्वायर। बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल हमें ये बताता है कि उस पर्टिकुलर मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी स्ट्रांग है, हाउ स्ट्रांग दैट मैग्नेटिक फील्ड इज, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली इंडिकेटेड बाय द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। नाउ इन केस ऑफ बार मैग्नेट और करंट कैरिंग लूप, जब मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होती है तो वहाँ पर हम डायरेक्टली मैग्नेटिक डायपोल की बात करते हैं। बट ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है ये क्या है, तो नाम में ही लिखा है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब कोई अगर चीज़ किसी ऑर्बिट में घूम रही है तो उसके कारण जब मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगी तो वो होगी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और याद रखिए ये जो घूमने वाली जो चीज़ है, जो एलिमेंट है, इट इज़ एक्चुअली एन इलेक्ट्रॉन। सो वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, एक इलेक्ट्रॉन है जो उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब घूमता है तो बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूसेस। अब देखते हैं आगे, धीरे धीरे समझेंगे। तो क्वेश्चन में एज वी आर आस्क्ड टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एन इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम एक बेसिक थ्योरी ले लेते हैं। मान लीजिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन को। सो कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m e। मान लेते हैं मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है m सफिक्स e एंड चार्ज स्मॉल e is revolving around its nucleus at radius r from axis of rotation। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, रफ सी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये सर्कुलर लूप है, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज अ सर्कुलर लूप एंड लेट्स कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन हियर। तो समवेयर यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिया है। दिस इज माई इलेक्ट्रॉन, ये रेड कलर में जो दिख रहा है ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है ई। एंड लेट्स कंसिडर दैट दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ टेंजेंशियल वेलोसिटी v क्लॉकवाइज फ्रॉम द टॉप। अगर ऊपर से मैं देखता हूँ तो मुझे कैसे दिख रहा है, वो क्लॉकवाइज घूमते हुए दिख रहा है। ठीक है, जिसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, और वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। तो ये जो r डिस्टेंस है, रेडियस, हम उसको रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हैं। और हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर हमने वेलोसिटी वेक्टर भी बार निकाल ही लिया है। ठीक है, सो क्या लिखा है हमने थ्योरी में, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन मास ऑफ मास m e एंड चार्ज इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स न्यूक्लियर एट रेडियस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। लेट v is the tangential velocity, ठीक है, अब देखिए अगर मैं कहूँ t इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, अगर t टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का, तो एक टाइम पीरियड में विद द हेल्प ऑफ दिस टेंजेंशियल वेलोसिटी वो एक सर्कुलर राउंड कंप्लीट करेगा। एक सर्कुलर राउंड मतलब 2πr डिस्टेंस कवर करेगा इन टाइम कैपिटल T। सो आई कैन राइट विथ वेलोसिटी v the distance covered by it or the displacement made by it would be equal to 2πr divided by टाइम पीरियड t। यहाँ तक ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को मैं यहाँ से फिर से एक बार रीड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अगर हम मैं मान लूँ कि ये जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो ये n नंबर ऑफ टर्न्स या फिर n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस परफॉर्म कर सकता है इन द गिवन टाइम। सो लेट कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ revolutions made by E around its nucleus। ठीक है, चलिए इफ I इज द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, I क्या है, इफ I इज करंट या फिर करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन,
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज। और कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लीजिए मैं आई का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो आई वुड बी चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ई और हमारा टाइम है कैपिटल टी। ठीक है, ये भी एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए ना। अब हम जानते हैं जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो कितना आता है? एन आई ए। कहाँ पर देखा था ये फॉर्मूला? अगर आपको अच्छे से याद हो तो हमने देखा था टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप वाज एन आई ए बी साइन थीटा, था कि नहीं? और वहाँ पर हमने क्या बोला था? ये जो एन आई ए होता है दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम। सो एन आई ए इज बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम आगे इस डेरिवेशन में बढ़ने वाले हैं। सो हम लिखेंगे एज वी नो दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू एन आई ए। n is number of revolutions, I is the current and a is what? a is the area of loop here। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो ये जो रेडियस वेक्टर है, जब इलेक्ट्रॉन पूरा घूमेगा तो इस रेडियस वेक्टर द्वारा कितना एरिया कवर किया जाएगा या स्वाइप किया जाएगा? दैट वुड बी पाई आर स्क्वेयर। तो हम लिख सकते हैं ए इज द एरिया ऑफ सर्क्यूलर लूप। ए क्या है? एरिया ऑफ सर्क्यूलर लूप विच इज नथिंग बट पाई आर का स्क्वायर। इसको हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर मैंने कहा है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज नथिंग बट एन आई ए। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये जनरली मैग्नेट के केस में हम यूज करते हैं। और यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज है। तो हम जानते हैं जब भी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव होगा और अपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम बताते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के जरिए। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक मोमेंट मैंने निकाल कर लिखा है, अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण तैयार हो रहा है तो मैं इसे नाम दूंगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। आई एम राइटिंग इट एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, चलिए अब अगर कहे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक सिंगल टर्न ले रहा है। कितना टर्न ले रहा है? सिंगल टर्न। सो मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, देखिए फॉर सिंगल टर्न n इज इक्वल टू 1। अगर n 1 हो जाता है तो आई कैन राइट दैट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट वुड बी इक्वल टू आई ए। ठीक है, चलिए याद रखना a क्या है? a इज एरिया ऑफ सर्क्यूलर लूप। आप कह सकते हैं एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर इन वन सिंगल टर्न, दिस इज ऑल्सो a। और a की वैल्यू कितनी होगी? पाई आर स्क्वेयर। रहेगा याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं दिस आई इज नथिंग बट चार्ज अपॉन टाइम। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डायरेक्टली आई इज नथिंग बट ई बाय टी। और एरिया कितना लिखूंगा? पाई आर स्क्वेयर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ई तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ये टी क्या है? व्हाट इज दिस टी? टी इज द टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इस फॉर्मूले से v इज इक्वल टू 2πr/t। अगर t को मैं लेफ्ट साइड लेकर जाऊं और वेलोसिटी को डिनोमिनेटर में लेकर जाऊंगा तो t कैन बी सब्सटीट्यूटेड एज 2πr/v। 2πr/v तो चलो रख लेते हैं यहाँ पर। सो t आई एम सब्सटीट्यूटिंग एज 2πr/v। तो ये ऊपर चले गया, इट बिकम्स ev/2πr मल्टीप्लाइड बाय पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो क्या क्या कैंसिल होता है? देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर में से एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है मेरे पास? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू EV/2। ठीक है, इतना अब मेरे पास बचता है। अब हमें क्या करना है? हमें राइट हैंड साइड में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। सो आई एम राइटिंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिया था हमने? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m सफिक्स स्मॉल e। अगर आपने स्मॉल e नहीं भी लिया है सफिक्स में तो भी चलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है
ये जो m है, इस m को हम मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं m को सफिक्स e लिख रहा हूँ ताकि हमें स्पेसिफिकली पता रहे वी आर talking about mass of an electron. So let's multiply and divide by mass of electron. कहाँ पर? At RHS, राइट हैंड साइड पर हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट्स बिकम इक्वल टू E, मैं लिख रहा हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. चलेगा. अब देखिए हम जानते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम होता है P इज द लीनियर मोमेंटम. किसका लीनियर मोमेंटम? तो उस इलेक्ट्रॉन का, इस ये इलेक्ट्रॉन का, जब ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा होगा, सो इलेक्ट्रॉन का मास है me and it is moving in forward direction with velocity v, so its linear momentum becomes mass of electron multiplied by its velocity. So this is your linear momentum. So I am writing here as E upon twice of me, this mass of electron and velocity, this becomes P और बचता क्या है? R. ठीक है. अब हम ये भी जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, दैट एंगुलर मोमेंटम इज R क्रॉस P. क्या होता है वो? R क्रॉस P. R is radius vector, P is linear momentum. Radius vector and linear momentum both are vector quantity and their cross product gives you the value of angular momentum. एंगुलर मोमेंटम. सो सिंपली अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड के टर्म में L इज नथिंग बट R इंटू P. दैट एंगुलर मोमेंटम इज रेडियस इंटू लीनियर मोमेंटम. सो व्हाट आई विल बी डूइंग हियर, ये जो मेरा लीनियर मोमेंटम और रेडियस है, इसके मल्टीप्लीकेशन को डायरेक्टली आई एम राइटिंग एंगुलर मोमेंटम. सो E अपॉन 2 टाइम्स ऑफ me, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं एंड आई एम राइटिंग हियर इट इज एन एंगुलर मोमेंटम. सो आई कैन राइट दैट मैग्नेटिक ऑर्बिटल या फिर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पर एक ध्यान रखना है आपको, जब भी आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे तो ई सफिक्स में छोटा सा लिखना है. ठीक है. अदरवाइज जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर एम और ई आपने साथ साथ सेम फॉन्ट में लिखा तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है. चलिए. सो ई बाय ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर मोमेंटम इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. अब अगर आपको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन पता करना है तो हमेशा याद रखना ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है किसके? एंगुलर मोमेंटम के. ये इसको डायग्राम में कैसे दिखाना है मैं आगे समझाता हूँ. पहले हम लिख लेंगे. सो वेक्टोरियली और द डायरेक्शन वाइज मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट, मैग्नेटिक या फिर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ई बाय 2 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. चलो तो इसको मैं ऐसे मार्क करके रख रहा हूँ. As I told you, orbital magnetic moment का direction will always be opposite to the direction of angular momentum. First, let us see how to find the direction of angular momentum. So, angular momentum का direction is the cross product of radius vector and the linear momentum. अब देखिए linear momentum की direction कहाँ पर होगी? वो प्रोडक्ट होता है मास इंटू वेलोसिटी का, तो जहाँ पर वेलोसिटी जा रही होगी उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा. चलिए इस डायग्राम की तरफ लोड कराते हैं. ये अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है तो दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ लीनियर momentum. Now linear momentum की direction is along the direction of velocity and angular momentum is the cross product of रेडियस वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम. तो आप क्या कीजिए, राइट हैंड रूल यूज कीजिए. तो राइट हैंड रूल के हिसाब से आपको फिंगर्स कर्ल करने पड़ेंगे रेडियस वेक्टर से मोमेंटम की तरफ. ठीक है. तो अगर आप इस राइट हैंड से रेडियस वेक्टर से मोमेंटम की तरफ आएंगे तो आपको जो थंब है वो थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए मिलेगा. किस डायरेक्शन में जाते हुए मिलेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए मिलेगा. एंड दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. आप चाहो तो करके देखिए. ये आप, दिस इज द रेडियस वेक्टर एंड दिस वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो जब रेडियस वेक्टर से आप लीनियर मोमेंटम की तरफ फिंगर कर्ल करोगे, सो ऑटोमेटिकली जब फिंगर कर्ल करोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको क्या मिलने वाला है? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो विच आई एम राइटिंग इट हियर. So this downward direction is the direction of angular momentum. So इसके exactly opposite किसकी डायरेक्शन होनी चाहिए?
मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट की डायरेक्शन होनी चाहिए, एंड दिस इज द थिंग। ठीक है, सो हमने क्या समझा है, यहाँ तक हमने देखा कि मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, ई बाय ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय इन न्यूमरेटर एंगुलर मोमेंटम, एंड इस डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इतनी ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर आराम से देखो तो आपको एक चीज और दिखेगी। देखिए, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, टू इज अगेन अ नंबर, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो फिक्स क्वांटिटी। सो ई अपॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो बचता क्या है पर एंगुलर मोमेंटम। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एंगुलर मोमेंटम के साथ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस equation we can say that orbital magnetic moment is directly proportional to angular momentum। ठीक है, ये एक और चीज है। दूसरी, आपको कभी कभी गायरोमैग्नेटिक रेशो के बारे में पूछा जाता है। अब ये गायरोमैग्नेटिक रेशो क्या होता है, तो ये जो फॉर्मूला है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का, इसे अच्छे से देखिए। तो अगर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के नीचे मैं एंगुलर मोमेंटम को लेकर आऊं, सो orbital magnetic moment per unit angular momentum is nothing but your E upon twice of mass of electron, and this is your gyromagnetic ratio। So what is gyromagnetic ratio? हमने देखा है orbital magnetic moment divided by angular momentum is nothing but E upon twice of me, E upon twice of me। What is me? Mass of electron। ठीक है, तो this is your gyromagnetic ratio, this is called as गायरोमैग्नेटिक रेशो। ठीक है, और आपसे एक दो चीजें पूछ सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हमें बोर्स के पोस्टुलेट्स के थ्रू लिखना है। मतलब बोर्स के जो पोस्टुलेट है उनका यूज करके मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट का एक फॉर्मूला बनाना है। सो देखिए, बोर्स का पोस्टुलेट क्या है, तो इसके बारे में, जो बोर्स का पोस्टुलेट है ना, इसके बारे में हम 15 चैप्टर में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ बस एक चीज आप याद रखिए, क्या है वो चीज। देखिए, अगर मेरे पास इस तरीके से कोई एक न्यूक्लियस है, मान लीजिए जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, तो यहाँ से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, एट सर्टेन डिस्टेंस आर, जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। तो ये जो मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है, उसके बाद में फिर एक सेकंड ऑर्बिट होगा। तो सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होती है इनकी अलग एनर्जी लेवल होती है, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एक अलग एनर्जी लेवल है। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल रहने वाले ऑर्बिट में ही घूमेगा। वो ना तो उससे कम रेडियस पर और ना ही उससे ज़्यादा रेडियस पर घूमता है। उसकी एक फिक्स्ड पाथ होती है, उस फिक्स्ड पाथ पर एट पर्टिकुलर रेडियस वो घूमता है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बोर्स ने क्या दिया था कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमता है जिस ऑर्बिट में उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, दैट मोमेंटम इज n टाइम्स और द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi, h upon 2 pi। So the orbit for which angular momentum of the electron is equal to integral multiple of h by 2 pi, जिसमें h is Planck's constant। h क्या है, Planck's constant। ठीक है, अब इस Planck's constant की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको अच्छे से याद हो तो इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर स्क्वेयर kg पर सेकंड। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। यहाँ पर डिवाइडेड बाय कितना लिखा है, 2 पाई। और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो इस रिलेशन को जब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम सेटिस्फाई करता है तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में वो घूमते रहता है। ठीक है, चलिए अब इसका हमें यूज करना है इन द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट। तो हम लिखेंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं यूजिंग बोर्स postulate
by which electron revolves in an orbit for which its angular momentum L is integral multiple of किसका इंटीग्रल मल्टीपल n टाइम्स ऑफ, या फिर ऐसे लिखिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 pi where h is Planck's constant. So I can directly write that L is equal to n times h upon 2 pi. Now using this relation in the expression for magnetic orbital moment, ये जो हमारा expression मिला है ना उसे हम use करेंगे. तो orbital magnetic moment is equal to E upon 2 times the mass of electron multiplied by n into h upon 2 pi. Now what I can write here is orbital magnetic moment is nothing but NEH divided by 2 into 2, that is 4 pi mass of electron. ठीक है, this is a very very important relation. ठीक है, अब मान के चलिए अगर मैं कहूँ कि कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है किसी एटम के, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में जो एटम है, तो हाइड्रोजन के एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो उस पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर दैट मैटर n की वैल्यू वुड बी 1. सो आई एम राइटिंग व्हेन n is equal to 1, then I can write orbital magnetic moment is equal to EH upon 4 pi mass of electron, और इसे ही कहा जाता है बोर्स मैग्नेटॉन. इसे क्या कहा जाता है, बोर्स मैग्नेटॉन. और बोर्स मैग्नेटॉन में देखिए H यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, E तो चार्ज है 4 पाई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें क्या है, दीज आर कॉन्स्टेंट्स. सो हम यहाँ पर इसका पूरा कांस्टेंट अगर कैलकुलेट कर ले, सो बोर्स मैग्नेटॉन की वैल्यू हमें मिलती है 9.274 इंटू 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है या मैग्नेटिक मोमेंट, उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बोर्स मैग्नेटॉन. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर बोर्स मैग्नेटॉन. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, दिस वॉज रिलेटेड विथ योर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अबाउट इट्स न्यूक्लियस. ओके, सो उसका मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं.